नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख की अग्रिम चौकी पहुंचे। सैनिकों की सराहना करते हुए कहा, वे न केवल सीमा की रक्षा करते हैं बल्कि 130 करोड़ भारतीयों के गौरव की भी रक्षा करते हैं। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 63.33% हुई। ओडिशा में कोविड-19 मामलों में तेजी को देखते हुए 4 जिलों में आज रात से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन का फैसला। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हो रहे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन के समापन सत्र को आज शाम 8:30 बजे संबोधित करेंगे। नॉर्वे की प्रधानमंत्री सुश्री अर्ना सोलबर्ग और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश भी सत्र को संबोधित करेंगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद की वार्षिक बैठक में विभिन्न सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष का विषय है कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र का कैसा स्वरूप हो। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और कोविड-19 महामारी के मौजूदा संकट को ध्यान में रखते हुए यह सत्र बहुपक्षवाद की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण ताकतों पर केंद्रित करेगा। चर्चा के दौरान सशक्त नेतृत्व, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी और आम लोगों के कल्याण से संबंधित प्रयासों को बढ़ाने के तौर तरीकों का पता लगाया जाएगा। इस वर्ष 17 जून को वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद यह पहला अवसर होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की 70वीं वर्षगांठ पर अपना संबोधन दिया था। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने के बाद श्रीनगर के लिए रवाना हो गए हैं। हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच इस क्षेत्र में विवाद शुरू होने के बाद रक्षा मंत्री का इस क्षेत्र का यह पहला दौरा है। पैंगोंग सो झील के किनारे रक्षा मंत्री ने सैनिकों को संबोधित किया। आप जैसे सेना के जवानों को जिन मां बाप ने पैदा किया है, सचमुच में शीश झुकाकर उन मां बाप का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाल में जो कुछ भी हुआ है भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच, मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने केवल भारत की सीमा की सुरक्षा नहीं की है बल्कि 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की सुरक्षा की है। इसके लिए भी मैं अपनी तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। कैसी स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर है। क्या आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व को शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, लेकिन अगर हमारे गौरव पर हमला किया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया। हम अशांति नहीं चाहते। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। इससे पहले आज सुबह लेह हवाई अड्डे पर लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर और सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। लेह में रक्षा मंत्री ने थिकसे रामबीरपुर में थल सेना और वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास प्रदर्शन देखा। इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे और थल सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय दूतावास के अधिकारियों को बिना रुकावट या बिना शर्त के कुलभूषण जाधव से नहीं मिलने दिया। एक बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय पक्ष के विरोध के बावजूद पाकिस्तानी अधिकारी धमकी भरे दुस्साहस के साथ जाधव के बिल्कुल करीब मौजूद रहे।
प्रवक्ता ने बताया कि जाधव के साथ भारतीय अधिकारियों की पूरी बातचीत कैमरे में रिकॉर्ड होती दिख रही थी। इस दौरान जाधव तनाव में दिख रहे थे और उन्होंने ये बात दूतावास के अधिकारियों को भी बताई। कुलभूषण जाधव के साथ मुलाकात की जो व्यवस्था की गई थी उसमें खुलकर बातचीत करने की गुंजाइश नहीं थी और दूतावास के अधिकारी जाधव को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में ढंग से जानकारी नहीं दे सके और उन्हें कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए जाधव की लिखित सहमति लेने को भी रोका गया। इन परिस्थितियों में भारतीय दूतावास के अधिकारियों का मानना था कि कुलभूषण जाधव से मिलने की पाकिस्तान की पेशकश अर्थहीन थी। इस रवैये पर विरोध दर्ज करने के बाद भारतीय दूतावास के अधिकारी मौके से चले गए। प्रवक्ता ने कहा कि यह साफ है कि इस मामले में पाकिस्तान का रवैया बाधक बना रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 2019 के फैसले को पूरी तरह लागू करने के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश का न केवल उल्लंघन किया बल्कि अपने ही अध्यादेश के अनुसार भी कार्यवाही नहीं की। प्रवक्ता ने कुलभूषण जाधव की सुरक्षित वापसी की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 6,35,757 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 63.33% हो गई है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 22,942 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल देश में कुल 3,42,473 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 के कुल 34,956 नए मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में इस महामारी के फैलने के बाद एक दिन में संक्रमण की ये सबसे बड़ी संख्या है। पिछले 24 घंटों में इस वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है। एक दिन में 687 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही पूरे देश में अब तक कुल 25,602 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 3,33,228 नमूनों की जांच की गई। ये अब तक की सबसे अधिक जांच है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 संबंधी रैपिड एंटीजन परीक्षण के लिए सभी सरकारी और निजी सुविधाओं की पहचान करने और उन्हें अनुमोदन प्रदान करने के लिए कहा है। मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में परिषद ने कहा है कि ऐसे सभी परीक्षणों से संबंधित आंकड़ों को परिषद की डेटाबेस पर अपलोड किया जाए ताकि सभी रोगियों के मामलों को पृथकवास, संगरोध या उपचार के लिए अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सके। कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों की सराहना करते हुए परिषद ने कहा कि संयुक्त प्रयास के चलते हर दिन देश में 3,20,000 से अधिक परीक्षण किए जा रहे हैं और अब तक 1 करोड़ परीक्षण किए जा चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घबराएं नहीं, क्योंकि देश के अन्य भागों की तुलना में राज्य में स्थिति बेहतर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दिन में 10,000 नमूनों की जांच का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और इसे अब 20,000 प्रतिदिन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आइसोलेशन में रह रहे लोगों को घर में क्वारंटीन रहने के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस बीच राज्य में कोरोना के मामले 21,558 हो गए हैं। अब तक इस संक्रमण से 14,101 लोग ठीक हो चुके हैं। 7,289 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है और अब तक 180 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी सहित 15 स्टेशनों पर 300 आइसोलेशन कोच बनाने का निर्णय लिया है। गुजरात में 4 सदस्यीय केंद्रीय दल ने आज कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट के रूप में उभरे सूरत शहर का दौरा किया। इस दल में दिल्ली में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, नीति आयोग के सदस्य विनोद पॉल, ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव आरती आहूजा शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दल के सदस्यों ने आज सिविल अस्पताल और अन्य कंटेनमेंट क्षेत्रों का दौरा भी किया। राज्य में कोविड-19 के 7,900 से अधिक मामले हैं।
केंद्रीय टीम ने कल रात स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की। आज टीम के सदस्यों ने सिविल अस्पताल में डॉक्टर, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ बैठक की और शहर में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने उपचार के संबंध में स्वास्थ्य टीमों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया। टीम के सदस्यों ने आज कतारगाम और वराछा क्षेत्रों का दौरा किया, जो शहर में नए कोविड-19 के हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहे हैं। मीडिया के साथ बात करते हुए डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि परीक्षण, संपर्क ट्रेसिंग और उचित उपचार से बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। पेशेंट की देखभाल करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, टेस्टिंग करें, तो केसेस फिर आस्ता आस्ता कम होने लगे। कुछ दिन लगेंगे, पर मेरे को लगता है जैसे अहमदाबाद में हुआ है, सूरत में भी जल्दी ही केसेस कंट्रोल में आ जाए। इसीलिए हम एक पॉलिसी बना रहे हैं जिससे इंजेक्शन की होर्डिंग ना हो, इंजेक्शन आराम से सबको मिल पाए। डॉक्टर गुलेरिया ने इंजेक्शन की कमी के बारे में बात करते हुए कहा कि सरकार इंजेक्शनों की जमाखोरी को नियंत्रित करने और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक नीति तैयार कर रही है। सूरत से लोपा दरबार के साथ अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कर्नाटक में पिछले 10 दिन के दौरान कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी हुई है। पिछले 5 दिन में राज्य में 7.3 मामले थे और ठीक होने वालों की दर 38.4% थी। बंगलुरु के शहरी जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यहां 18,828 मामले हैं और अब तक 507 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगलुरु के महापौर गौतम कुमार ने मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा से लॉकडाउन की अवधि 1 सप्ताह से बढ़ाकर 14 दिन करने का अनुरोध किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पिछले 7 दिनों में 11,406 नए प्रकरण बेंगलुरु में दाखिल हुए हैं। सरकार ने आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ा दी है। अस्पताल में बिस्तर की संख्या और एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ी है। कुल 30,655 एक्टिव केसेस में से 26.6% सिम्टोमेटिक हैं और 73.40 एसिम्टोमेटिक हैं। बेंगलुरु में अभी 8 कोविड केयर सेंटर्स में 2,624 बिस्तर उपलब्ध हैं, जहां एसिम्टोमेटिक कोविड रोगियों को रखा जा रहा है। मेडिकल शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने ट्वीट किया है कि राज्य ने 9 लाख से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट किए हैं, जो देश में राज्यों की पंक्ति में आता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। मिजोरम में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 5 नए मामले आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 272 हो गई है। 112 रोगियों का इलाज चल रहा है। 160 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। ओडिशा में कोविड-19 मामलों में तेजी आने के कारण राज्य सरकार ने 4 जिलों में आज रात 9 बजे से 31 जुलाई मध्य रात्रि तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। हालांकि आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान सरकारी और राज्य सरकार के कुछ कार्यालय खुले रहेंगे। राज्य सरकार ने गंजाम, खोर्धा, कटक, जाजपुर जिले और राउरकेला नगर निगम क्षेत्र में 14 दिन के लिए पूर्णबंदी की घोषणा की है। राज्य के मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने कहा कि इस पूर्णबंदी को सख्ती के साथ पालन किया जाएगा। राज्य में जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनमें से 66% संक्रमित राउरकेला के साथ पूर्णबंदी घोषित किए जाने वाले 4 जिलों में से हैं। ऐसे में इन जिलों के लिए सख्त कदम उठाया गया है। इन 4 जिलों में प्रवेश प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। आपातकालीन सेवा मुहैया कराने वाले सरकारी दफ्तर, मेडिसिन स्टोर, एम्बुलेंस, स्वास्थ्य कर्मचारी, बिजली एवं जल आपूर्ति जैसे जरूरी सेवा, ई कॉमर्स, एलपीजी एवं पेट्रोल पंप को इस पूर्णबंदी से अलग रखा गया है। वहीं आईटी, आर्थिक गतिविधि एवं औद्योगिक जरूरी गतिविधि जारी रहेगी। सुबह 6 बजे से 1 बजे तक सब्जी, ग्रोसरी एवं दूध की दुकान खुली रहेंगी। वहीं ओडिशा में बीते 24 घंटों में 718 नए मामलों के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,000 पार कर गई है। इति श्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक। महाराष्ट्र में जालना जिला प्रशासन ने उन लोगों के लिए कोविड-19 परीक्षणों का एक नया मॉडल अपनाया है जिनके मन में महामारी और परीक्षण को लेकर अस्पतालों में जाने के बारे में डर बैठा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन ने लोगों से आगे आने और कोविड परीक्षण कराने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र के जालना शहर ने कोरोना संक्रमण के डर को कम करने हेतु अब स्वयं स्फूर्ति से जांच कराने की सुविधा मुहैया की है। जिला प्रशासन ने शहर में 36 जगहों पर बूथ बनाकर संदिग्ध रोगियों से वहां पर आकर टेस्ट कराने का आह्वान किया है। इस सुविधा के कारण अब महिला, बुजुर्ग तथा बालकों समेत लोग खुद चलकर बूथ पर आकर टेस्ट करा रहे हैं और संक्रमित मरीजों को उचित समय में इलाज मिलने के कारण उनके ठीक होने के दर में सुधार हो रहा है। इस सुविधा के कारण जिला सामान्य अस्पताल में होने वाली भीड़ भी कम हुई है और रिपोर्ट निगेटिव आने पर तथा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण लोगों का डर भी कम हो रहा है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के छात्रों ने स्टार्टअप के तहत एक पोर्टेबल अस्पताल बनाया है।
इसे बनाने वाले विद्यार्थियों ने बताया है कि इस पोर्टेबल ढांचे को 4 लोगों की सहायता से 2 घंटे के भीतर किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। मेडिकैब नाम का ये पोर्टेबल ढांचा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कोविड-19 के मरीजों की स्क्रीनिंग, पृथकवास और उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पोर्टेबल अस्पताल की पायलट परियोजना हाल ही में केरल के वायनाड जिले में सफलतापूर्वक शुरू की गई। इसे विकसित करने वाले आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्रों का कहना है कि ये छोटे अस्पताल सूचना मिलने पर देश के किसी भी हिस्से में किसी भी समय तत्काल उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इन अस्पतालों के ढांचे को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिनमें डॉक्टर का कमरा, रोगी को अलग रखने का कमरा, मेडिकल वार्ड और 2 बेड का आईसीयू शामिल है। SARS-CoV-2 वायरस के कारण कोविड-19 तेजी से फैल रहा है और इससे निपटने के लिए अस्पतालों को तैयार करने के काम में भी तेजी की आवश्यकता है। इस दिशा में मद्रास आईआईटी के पूर्व छात्रों द्वारा तैयार किए गए पोर्टेबल अस्पताल उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं तृप्ति श्रीवास्तव। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के हृदय रोग विभाग के डॉक्टर अम्बुज राय ने बुजुर्गों और उच्च रक्तचाप तथा कैंसर की बीमारी से पीड़ित लोगों को इस संक्रमण से बचने के लिए अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी। In the larger population, it has given them time to understand the seriousness of the disease, the precautions they need to take, how to live with this. They have practiced social distancing. The people who already have heart disease, people who have had brain strokes, people who have lung disease, people who have some kind of cancer, they're much more prone to a more severe form of the disease if they get the disease. लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों से स्वच्छता और सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। सर गंगाराम अस्पताल के गठिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख की अग्रिम चौकी पहुंचे। सैनिकों की सराहना करते हुए कहा, वे न केवल सीमा की रक्षा करते हैं बल्कि 130 करोड़ भारतीयों के गौरव की भी रक्षा करते हैं। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 63.33% हुई। ओडिशा में कोविड-19 मामलों में तेजी को देखते हुए 4 जिलों में आज रात से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन का फैसला और जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। भारत ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के साथ आपसी उड़ान संबंधी समझौते किए हैं। नागरिक विमानन मंत्रालय ने बताया कि इंग्लैंड के साथ इस बारे में बातचीत अंतिम दौर में है। संयुक्त अरब अमारात के साथ इस तरह की व्यवस्था 26 जुलाई तक के लिए पहले ही लागू की जा चुकी है। नई दिल्ली में कल मीडिया को इस बारे में जानकारी देते हुए नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये आपसी उड़ान समझौते कुछ शर्तों के साथ होंगे और इनका उद्देश्य कोविड महामारी के दौर में अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं फिर से शुरू करना है। उन्होंने कहा कि एयर फ्रांस कल से 1 अगस्त तक पेरिस से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के लिए विमान सेवाएं चलाएगा। नागर विमानन मंत्री ने कहा कि अमेरिका के मामले में अमेरिका और भारत के बीच यूनाइटेड एयरलाइन को 17 से 31 जुलाई के बीच 18 उड़ानों की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि जर्मनी ने भी इसी तरह की विमान सेवा संचालित करने का अनुरोध किया है और इस संबंध में लुफ्थांसा के साथ समझौता करीब हो चुका है। भारतीय नागरिकों को विदेश से भारत वापस लाने के सबसे बड़े अभियान वंदे भारत मिशन का जिक्र करते हुए नागर विमानन मंत्री ने कहा कि इस अभियान का चौथा चरण जारी है। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई तक 7.25 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को दुनिया के कई देशों से स्वदेश लाया जा चुका है।
राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ में कांग्रेस के बागी विधायक सचिन पायलट और उनके 18 समर्थक विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के मामले पर सुनवाई चल रही है। इस बीच मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इस मामले में एक याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई पहले की जाएगी। ऑडियो सामने आने के बाद कांग्रेस की ओर से पार्टी के 2 बागी नेताओं तथा भाजपा के एक वरिष्ठ नेता पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही कांग्रेस ने अपने दोनों बागी नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। कांग्रेस ने भाजपा पर उनकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप भी लगाया। दूसरी ओर भाजपा ने सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि कुर्सी बचाने के लिए सरकार एसीबी और एसओजी का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। इस सारे घटनाक्रम के बीच आज सबकी निगाहें उच्च न्यायालय तथा विधानसभा की ओर टिकी है, जहां कांग्रेस के बागी विधायकों की अयोग्यता संबंधी मामले में महत्वपूर्ण निर्णय आ सकते हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इस बीच कल 3 ऐसे ऑडियो टेप वायरल हुए हैं जिनमें राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए कुछ विधायकों को पैसा देने की बात कही गई है। राजस्थान पुलिस की विशेष अभियान शाखा ने इस बारे में फौजदारी मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। शाखा के अपर महानिदेशक अशोक राठौड़ ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इस बारे में 2 शिकायतें मिली थी, जिनके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124A और 120B के अंतर्गत 2 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। उधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा कल रात जारी किए गए ऑडियो टेप में उनकी आवाज नहीं है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे इस मामले में किसी भी तरह की जांच का सामना करने को तैयार हैं। कल जारी किए गए स्टेप में शेखावत के कथित सहयोगी और सचिन पायलट के एक समर्थक विधायक के बीच कथित बातचीत है। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को 22 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले नवनिर्वाचित सदस्यों को संसद सत्र में होने पर सदन के अंदर या राज्यसभा के सभापति के कक्ष में शपथ दिलाई जाती थी। सभापति वेंकैया नायडू ने कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों को देखते हुए ये कदम उठाया है। 20 राज्यों से नवनिर्वाचित 61 सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में दमहाल हांजीपुरा इलाके में आज सवेरे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए, जिनमें एक पाकिस्तानी कमांडर भी शामिल है। कुलगाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरविंदर पाल सिंह ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कुलगाम पुलिस, सेना की 9वीं राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय पुलिस बल की 18वीं बटालियन ने संयुक्त रूप से तलाश अभियान चलाया था। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों के वहां पहुंचने पर छुपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। दक्षिण कश्मीर के पुलिस उप महानिरीक्षक अतुल गोयल ने बताया कि तीनों आतंकवादियों का संबंध जैश ए मोहम्मद गुट से था। उनमें से एक पाकिस्तानी आतंकवादी था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ने असम के बाढ़ग्रस्त काजीरंगा से 121 जानवरों को बचा लिया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्य में हाईलैंड्स बनाने की पहल की है, जिससे जानवरों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस साल सरकार वन्य जीवों का जीवन बचाने के लिए ऐसे और हाईलैंड्स बना रही है। असम में आई बाढ़ में करीब 40 लाख लोग अब भी फंसे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। बाढ़ से अब तक 71 लोगों की मौत हुई है। करीब 50,000 लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य सरकार की टीमें बचाव और राहत कार्यों में जुटी हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का दौरा किया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में गरज के साथ आंधी और वर्षा के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा तथा अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। चेन्नई में तापमान 25 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 1 या 2 बार वर्षा होने तथा
गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में तापमान 18 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वर्षा या धूल भरी आंधी चल सकती है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और वर्षा या धूल भरी आंधी चल सकती है। चंडीगढ़ में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। बेंगलुरु में तापमान 21 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अहमदाबाद में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की आशा है। भोपाल में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। पटना में तापमान 28 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। संयुक्त राष्ट्र ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान आतंकी गुट के सरगना नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। उस पर अलकायदा के सहयोगी गुटों को धन मुहैया कराने और उनकी ओर से आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने का आरोप है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति ने पाकिस्तानी नागरिक महसूद को इस्लामिक स्टेट, दाइश गुट और अलकायदा पर पाबंदियों की सूची में शामिल किया था। फ्रांस के विदेश मंत्री ने इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन से खतरा बने रहने की चेतावनी दी है। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद कल यूरोपीय संघ से बाहर इराक में अपने पहले विदेशी दौरे पर उन्होंने ये चेतावनी दी। फ्रांसीसी विदेश मंत्री जेन-यves ले ड्रायन ने बगदाद में इराक के विदेश मंत्री फौद हुसैन के साथ बातचीत में कहा कि इस्लामिक स्टेट का दोबारा उभरना अच्छा संकेत नहीं है और इस संगठन के सफाये से जो लाभ मिला था वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज सवेरे 10:31 और 11:07 पर 4.8 और 4.5 तीव्रता के 2 भूकंप आए। इस भूकंप का केंद्र पोर्ट ब्लेयर से 250 किलोमीटर और 319 किलोमीटर पूर्व में स्थित था। कम दृश्यता और समुद्र से लंबी दूरी होने के कारण स्थानीय लोगों को इसका पता नहीं चल सका। अधिकारियों ने बताया है कि अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने चमड़े का सामान बनाने वाले समाज के वंचित समुदायों के कारीगरों के लिए दिल्ली में अपनी तरह का पहला जूता चप्पल निर्माण प्रशिक्षण केंद्र खोला है। इसे आगरा के केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान की तकनीकी जानकारी से स्थापित किया गया है, जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। चमड़े का सामान बनाने का प्रशिक्षण देने वाला ये केंद्र राजघाट स्थित गांधी दर्शन परिसर में बनाया गया है, जहां चमड़ा कारीगरों को बेहतरीन किस्म के जूते चप्पल बनाने का 2 महीने का सघन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष वीके सक्सेना ने इस केंद्र का उद्घाटन करते हुए बताया कि यहां प्रशिक्षण लेने वालों को 2 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अपना कारोबार चलाने में सहायता दी जाएगी। उन्हें प्रशिक्षण के बाद 5,000 रुपए मूल्य का टूल किट दिया जाएगा ताकि वे अपना कारोबार कर सकें। खादी और ग्राम उद्योग आयोग तथा केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण केंद्र के इस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना 2 महीने से भी कम समय में की गई है और इसमें अत्याधुनिक यंत्रों, उपकरणों तथा मशीनों की व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी से कल सुबह 7:10 से साप्ताहिक समाचार पत्रिका संस्कृत साप्ताहिकी के तीसरे संस्करण का FM न्यूज चैनलों पर प्रसारण किया जाएगा। इसे रविवार को 100.1 मेगाहर्ट्ज पर दोबारा इसी समय सुना जा सकेगा। ये कार्यक्रम newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ट्विटर पर उपलब्ध रहेगा। इस संस्करण में महाराष्ट्र में सांगली के स्कूली बच्चों द्वारा पंचतंत्र, भगवद गीता और संस्कृत में लोकप्रिय लोक कथाओं की झलक पेश की जाएगी। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन तथा सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्योग मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी भी संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख की अग्रिम चौकी पहुंचे। सैनिकों की सराहना करते हुए कहा, वे न केवल सीमा की रक्षा करते हैं बल्कि 130 करोड़ भारतीयों के गौरव की भी रक्षा करते हैं।
कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 63.33% हुई। ओडिशा में कोविड-19 मामलों में तेजी को देखते हुए 4 जिलों में आज रात से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन का फैसला। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।